प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण की सेकंड क्लास करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक क्लास इसकी लगा दी है, तो आज इसका सेकंड क्लास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने जो क्लास लगाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो थी कि बुक के एक पेज से एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप उस क्लास को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और मैंने किस प्रकार बताया आपको। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज अपन उसी चैप्टर को जो एनसीईआरटी की क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसी को कंटिन्यू करवाते हुए आगे बढ़ते हैं अपने। तो आज अपने देख रहे हैं इसके अंदर कि अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, अम्ल और क्षार के। आज मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आरआरबी ग्रुप डी के अंदर एनटीपीसी के अंदर पूछे हुए हैं, वो भी क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपने अम्ल क्या होता है। अम्ल होता है कि जो H पॉजिटिव आयन का त्याग करे, और क्षार क्या होता है, OH नेगेटिव आयन का त्याग करता है, उसको अपने अम्ल बोलते हैं और क्षार बोलते हैं। इसकी मैंने और भी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अम्ल की कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। आज अपन कुछ इसके अंदर नया करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल होता है कि जलीय घोल में अपने आयनों में पूरी तरह वियोजित होते हैं। जब इसको प्रबल अम्ल को क्या करते हैं, जब जल में घोलते हैं तो आयनों के अंदर पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह टूट जाते हैं। जलीय घोल में अपने आयनों में पूरी तरह वियोजित होते हैं, मतलब पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। इनमें आयनिक बंध होता है और इनकी प्रबल अम्ल की उच्च चालकता होती है। किस कारण से होती है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके आप एग्जाम्पल याद कर लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रबल अम्ल के। वो HCl, HNO3, H2SO4, HBr, ये अम्ल है और प्रबल अम्ल है। अब अपन बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। जलीय घोल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। जलीय घोल में इसको घोलने पर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, कम टूटते हैं। सहसंयोजक बंध होता है इनके बीच में, ठीक है, और इनकी जो चालकता होती है कम चालकता होती है। ये बात भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए CH3COOH एसिटिक अम्ल और C6H5COOH, H2CO3, HCOOH, H2H4O4, H3PO4, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो है ये दोनों, ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, आरआरबी ग्रुप डी जो हुआ था उसके अंदर पूछा था दुर्बल अम्ल के। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं CH3COOH, C6H5COOH, H2CO3, और ये भी है दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब अपन बात करते हैं प्रबल क्षार, जो आसानी से जलीय घोल के अंदर OH आयन त्याग देता है, उसको बोलते हैं प्रबल क्षार। एग्जाम्पल याद कर लेना, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और दुर्बल क्षार जो होता है, जलीय घोल में OH जो आयन है वो आसानी से यानी कि आंशिक रूप से त्याग करता है, उसको बोलते हैं अपने दुर्बल क्षार। NH3, NH4OH, PbOH के ट्वाइस, लेड हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है।
अब जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बाबू एक परखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परखनली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है, तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, जब भी अपने अम्ल को गर्म करते हैं या क्षार को गर्म करते हैं तो वो क्या है कि आयनों को आसानी से त्याग देते हैं। अम्ल को गर्म करें या क्षार को गर्म करें, ठीक है, वो क्या करते हैं कि आयनों को आसानी से त्याग देते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये H पॉजिटिव आयन जो है आसानी से त्याग देता है। क्या करता है? आसानी से त्याग देता है। आसानी से त्यागा तो अब मेरे को बताइए कि H पॉजिटिव आयन आसानी से त्यागने के बाद इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है बढ़ जाएगी, और मात्रा बढ़ने पर पीएच के मान में क्या प्रभाव होगा? मात्रा बढ़ गई तो ज्यादा अम्लीय हो गया, घोल क्या ज्यादा अम्लीय हो गया। ज्यादा अम्लीय होने पर पीएच के मान में कमी आएगी। तो अपने कह सकते हैं कि अम्ल को या क्षार को गर्म करने पर, अम्ल की बात कर लेते हैं पहले अपने, अम्ल को गर्म करने पर उसका जो पीएच का मान है घटेगा। पीएच का मान इसलिए घटता है, तो आप देखिए कि ये आपका पीएच स्केल है, यहां पे उदासीन होता है 7 नंबर पे और ये 14 तक होता है। यहां से 0 से लेकर 7 तक अम्लीय होता है और 7 के बाद 14 तक क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखो कि H पॉजिटिव आयन आसानी से त्याग दिया तो मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ेगी तो क्या हुआ? पीएच के मान में जितना ज्यादा अम्लीय होगा उतना ज्यादा पीएच कम होता है, तो पीएच के मान में घटेगी, और जितना ज्यादा क्षारीय होगा पीएच का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब अपन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है उसे देखते हैं अपने। अब इस टॉपिक में अपने ये देखते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार जब रिएक्शन आपस में करते हैं तो क्या बनता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार जब क्रिया करता है तो क्या बनता है। ये भी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अपने। प्रबल अम्ल का जो पीएच होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। दुर्बल अम्ल का पीएच 4 से 6 के बीच में। उदासीन का जो पीएच होता है वो 7 होता है। दुर्बल क्षार का पीएच 8 से 10 और प्रबल क्षार का पीएच क्या होता है? 11 से 14 के बीच में होता है। में प्रबल अम्ल का पीएच 1 से 3, दुर्बल अम्ल का पीएच 4 से 6, उदासीन का पीएच 7, दुर्बल क्षार का पीएच 8 से 10 और प्रबल क्षार का पीएच 11 से 14 के बीच होता है। अब देखो जो ये टॉपिक है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। मैंने आपको प्रबल अम्ल के बारे में बता दिया कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है, तो अब इनकी आपस में रिएक्शन करवाते हैं। तो आप लोग ध्यान कर लेना, कभी भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक लवण बनाएगा, साथ में जल बनाएगा। ये इस चीज को आप नोट कर लेना। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अब देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अपने को पता अम्ल और क्षार है, लवण और जल बनाएंगे। ये लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो लवण बनाएगा, वो लवण होगा उदासीन लवण होगा। रिएक्शन देख लो, HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। ये क्या होता है? उदासीन लवण होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करवा दी, अब प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवाते हैं। तो ये जो लवण बनेगा, अब देखो इसमें पावर किसकी ज्यादा है, आप ये देखो, प्रबल प्रबल किसके साथ लगा हुआ है, अम्ल के साथ लगा हुआ है। आप ये देखिए कि प्रबल अम्ल के साथ लगा हुआ है, तो लवण जो होगा वो अम्लीय प्रकृति होगा, पीएच 7 से कम होगा। बस आपको कीवर्ड ये ध्यान रखना कि जिसके साथ प्रबल लगा है, दोनों के साथ प्रबल लगा है तो वो उदासीन बनेगा, दोनों के साथ दुर्बल लगा है तो वो उदासीन बनेगा। और जिसके साथ दोनों प्रबल और दुर्बल आ गया, तो जिसके साथ प्रबल लगा है यानी कि उसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो जो लवण होगा वो उसी प्रकृति का होगा। यानी कि अब इसमें प्रबल अम्ल है प्लस दुर्बल क्षार है, तो लवण जो होगा अम्लीय प्रकृति का होगा और पीएच 7 से कम होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो, प्रबल अम्ल क्या है, HCl, और दुर्बल क्षार मैंने क्या बताया था, NH4OH। तो ये जब मिलेंगे तो NH4Cl प्लस H2O बनाएगा। ये जो लवण बनेगा ये अम्लीय प्रकृति का होता है, NH4Cl। इसका जो पीएच होता है, NH4Cl का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब अपन बात करते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की। प्रबल क्या है, इसमें क्षार है, तो जो लवण बनेगा क्षारीय प्रकृति का बनेगा, पीएच 7 से अधिक होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो दुर्बल अम्ल मैंने क्या बताया, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और प्रबल क्षार कौन सा है, NaOH। ये जब मिलेगा तो इसने क्या किया, इसको हटा दिया, तो CH3COONA प्लस H2O, ये जो बना है ये क्षारीय प्रकृति का है, CH3COONA। अब अपन बात करते हैं दुर्बल और दुर्बल, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। तो लवण क्या होगा, उदासीन, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, लवण क्या होगा, उदासीन। अब देखो दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये जब मिलेगा तो CH3COONH4 प्लस H2O, ये जो होगा उदासीन लवण होगा, उदासीन लवण होगा। तो ये टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना इसको। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, सार्वभौमिक सूचक। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर सूचक बताए थे, एक तो संश्लेषित सूचक हो गया, संश्लेषित सूचक, एक बताया था मैंने आपको प्राकृतिक सूचक, एक बताया था मैंने आपको गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, जिसको मैंने नाम बोला था घ्राण सूचक। क्या बोला था, घ्राण सूचक। इसकी आप क्लास लगा लो, बहुत ही डिटेल में मैंने बढ़िया तरीके से बताया, संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और घ्राण सूचक। आज एक और सूचक है अपने पास जो है सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक, सार्वभौमिक सूचक, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में तो इसका जिक्र नहीं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं इसको आपको अलग से करवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो रेलवे का हुआ उसमें आए हुए हैं। तो ये कई सूचकों का मिश्रण है, कई सूचकों का मिश्रण है, ये कई सूचकों का मिश्रण है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई सूचकों का ये मिश्रण है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि सार्वभौमिक सूचकों में लाल रंग के पीएच मान को इंगित करता है, किस पीएच मान को इंगित करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब अपन देखते हैं सार्वभौमिक सूचक जो रंग है, वो जो रंग दे रखा है वो किस पीएच मान को इंडिकेट करता है। अब देखो जो लाल रंग अपने को दे रखा है, लाल रंग, ये किस मान के पीएच को इंडिकेट करता है, 0 से 3, और ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। और एक होता है नारंगी या पीला,
नारंगी रंग या पीला रंग। तो ये किस पीएच मान को इंडिकेट करता है? 3 से 6 पीएच मान को इंडिकेट करता है। ये होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। और एक होता है हरा रंग। एक होता है हरा रंग। ये किस मान को इंडिकेट करता है? 7, जो उदासीन होता है। ठीक है। और एक होता है नीला रंग। नीला रंग ये जो है पीएच मान जो इसका है 8 से 11, ये होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार हो गया। एक होता है इंडिगो रंग। इंडिगो, इंडिगो रंग, जो इसका पीएच मान ये इंडिकेट करता है 11 से 14, यानी कि 11 से ऊपर। ये होता है प्रबल क्षार। तो ये छोटा सा टॉपिक है सार्वभौमिक सूचक। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। पिछली क्लास के अंदर मैंने संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, घ्राण सूचक, इसके बारे में पूरा ही डिटेल के अंदर बताया है। तो आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिए। और ये मैंने आपको आज सार्वभौमिक सूचक बता दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लो, क्योंकि हमें कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आपके सामने पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, फिर उस वीडियो को बंद करता हूं, फिर मैं दोबारा इसको लिखता हूं, फिर वीडियो शूट करता हूं। तो इस प्रकार बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए। ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग एक लाइक दो, एक सब्सक्राइब करो, आपको मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।